तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 411 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग 15 लेवल तक जा चुका था और फाइनली लू फेंग 16 लेवल में डिसेंड करता है, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जैसे लू फेंग 16 लेवल में जाता ना तो लगभग 30 से ज़्यादा ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने लू फेंग की तरफ देखना शुरू करते हैं, क्योंकि 16 लेवल में अपने लू फेंग एक बंदे से फाइट करने वाली हैं। और इस समय यहाँ पर इंक्लूडिंग मतलब इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर, बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स और बहुत ही मेजर पावरफुल हाउसेज इस बैटल को देखने के लिए उतावला हो चुके थे, क्योंकि ये बैटल उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली थी। जिसके साथ बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर सोचते हुए कहते हैं अल्दो कि मैं अभी कैफ्यूजियम से अकेला थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन अगर वो अपने रॉयलम इनवॉइस के साथ टीम अप करे ना तो मैं डिसएडवांटेज में चला जाऊंगा। मतलब कि आपको पता ही है कि 16 लेवल के कौन है, कोई और नहीं, कैफ्यूजी होने वाला है। 16 लेवल में अपने लू फेंग की फाइट उसी से होने वाली थी। अब यहाँ पे बिग फैंग ही इन सब के बारे में सोचता है, क्योंकि वो जानता था कि ये बैटल ही आउटकम को डिसाइड करने वाली है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बिंग में आएगा। अब यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो सारे बिंग जो कि हाईएस्ट रैंकिंग पावर्स पे आया करते थे, यहाँ तक कि सांजुओ भी वो इन सारे बैटल्स को देख रही होती है। उसकी अथॉरिटी भी अभी इस पे ही लगी हुई होती है, वो भी इसके ऊपर नज़र बनाए हुए रखी होती है और बिग फैंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। अब बिग फैंग की बात करें तो बिग फैंग आइस पीक फैक्शंस का लीडर है और सांजुओ जो कि टॉप मोस्ट पावर हाउसेज में आती हैं वो भी उसके साथ रहा करती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के ग्रुप की वजह से इसकी अथॉरिटी पूरे के पूरे इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस के अंदर काफ़ी ऊंची चली जाती है। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है और आपको हमें अब पता है कि कैसे शुरुआत से आइस पीक फैक्शंस और प्रैक्टिशनर फैक्शंस साथ में रहा किया करते थे, लेकिन प्रैक्टिशनर फैक्शन जैसे जैसे पावरफुल होता है इस बात से बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा नाखुश होता है, क्योंकि वो अपनी एक अलग फैक्शंस बना के अपने को स्ट्रॉन्गेस्ट बना देंगे और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई कन्फ्रंटेशन हो तो आइस पीक फैक्शंस को डिसएडवांटेज में देखा जा सके। जिसके साथ बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर उन सबको ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ये बैटल लू फेंग के ट्रू स्टैंड को रिवील कर देगा। और यहाँ पे वो कैफ्यूजी के स्टैंड के बारे में अच्छे से जानते थे कि कैफ्यूजी की स्टैंड पूरे के पूरे ओमनीवर्स के अंदर ये अच्छे से जानी जाती हैं कि आखिरकार उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। उसने पहले 18 लेवल एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को ऑक्यूपाई कर रखा था, जो कि उसके साफ पावर्स को दर्शाता कि हाँ ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्गेस्ट के लिस्ट में ही आता है। लेकिन वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर जिसने ब्रेक थ्रू किया तो उसने उसको हराया और उसको पीछे बैक कर दिया, जिसकी वजह से वो 17 में ना आके वहाँ 16 पे आ गया, क्योंकि 17 में वहाँ पे अपने फेडर एम्पायर मौजूद थे, उसके पास अपने खुद के रॉयलम इनवॉइस थे, तो वो उसको सप्रेस करके उसको 17 से 16 में भेज देता है। मतलब बंदा 2 लेवल डाउन चला गया होता है। और बात करें वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर अब कैफ्यूजी की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस में, तो वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर के पास स्लाइट एडवांटेज होता है, इसलिए वो जीत गया होता है। और इस टाइम में वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर अपने ओमनी प्रेजेंट का भी यूज कर रहा था और उसने फोर्सफुली फैंटम ऑरिजिन कोर को सीज कर लिया। मतलब अगर ये बैटल लंबी देर तक चलती, जब तक हराया न जाए तब तक आप उसके फैंटम ऑरिजिन कोर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, तो कैफ्यूजी आराम से जीत जाता, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होती। लेकिन वहाँ पे उस बंदे ने क्या किया कि वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर अपने ओमनी प्रेजेंट पावर्स को यूज़ करके कैफ्यूजी को रोक कर बांध कर रखा, जिसकी वजह से उसके पास टाइम मिल गया और फैंटम ऑरिजिन कोर को उसने तब तक रिफाइन भी कर लिया, जिसकी वजह से उसे 2 लेवल नीचे आना पड़ा था। अब यहाँ पे इन्फिनाइट ह्यूमन एंसेस्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि कैफ्यूजी और उसकी रॉयलम इनवॉइस की कंबाइंड स्ट्रेंथ मोगजी तक को टक्कर दे सकती है। उसकी कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये इनफ हो गई लू फेंग की ट्रू कैपेबिलिटीज को शो करवाने के लिए। मतलब लू फेंग यहाँ पे मतलब कोई बंदा कैफ्यूजी पे नहीं ध्यान दे रहा था, बस वो कंपैरिजन कर रहा था और वो लोग असल में लू फेंग की ट्रू स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूँ तो आपको लास्ट तक पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें चल रही थी इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में। अगर आपको थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग का दर्जा मिलता है तो ये कोई और नहीं मोगजी ही होता है। मोगजी की कंपैरिजन अपने उसी बंदे से करवाई जा रही होती है। अब यहाँ पे वो और बंदों के बारे में बात करते हैं, जैसे चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर जो कि पाइनिकल ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी डिफेंसिव पावर सबसे खतरनाक है। तो वहीं पे मॉगजी जो कि टॉप 3 में आता है पूरे के पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में, उसे अल्टीमेट ऑफ डिस्ट्रक्शंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी डिस्ट्रक्शंस पावर बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। बस इसकी एक वीकनेस है कि ये काफ़ी कम वेजिलिटी है, इसको क्लमसी टेक्निक्स होते हैं जो कि यार काफ़ी इसको कमज़ोर बनाती है। और लॉर्ड जिंगमिंग और सांजुओ से ये कमज़ोर
हो जाता, मतलब उसकी स्पीड ही उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मात दे देती है, उसकी स्पीड स्लोइश टाइप की हो जाती है। वो जिन विंचेस्टर्स भी इन बैटल को देख रहा होता है वो भी इसमें शामिल होता है। वो कहता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन क्या वो लू फेंग भी ब्रेक थ्रू कर चुका है? अब लू फेंग जो कि यार उसके अंदर उसके लिए कुछ अलग ही भावना होती है, क्योंकि यार लू फेंग की वजह से ये बंदा वुजिन विंचेस्टर अपने रियलम ऑफ इमॉर्टैलिटी तक पहुंच पाया था, और ये अचीवमेंट्स उसके और लू फेंग के बीच में एक इमॉर्टल बॉन्ड को बना देता है। और यहाँ पे वुजिन विंचेस्टर अपने लू फेंग की रिस्पेक्ट भी क्या करता था। ऑफ कोर्स ये तो अलग बातें, लेकिन वुजिन विंचेस्टर अपने अलग फॉक्स फैक्शंस में थे, जो कि अपने प्रैक्टिस में अपने लू फेंग फैक्शंस का एनिमी हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर जरूरत भी पड़ी तो अपना वुजिन विंचेस्टर लू फेंग से फाइट करने को तैयार हो जाएगा, वो भी यहाँ पे क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कह सकता कि एक अंदर से भावना, मतलब अगर लू फेंग इसके 18 लेवल पर जाएगा तो लू फेंग को वो ऑफर करेगा, चलो मैं तुम्हें अटैक नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा इनवॉइस से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, कि मैं तुमसे लड़ूंगा और मैं तुम्हारी बातें मानूंगा। जिसके साथ वुजिन विंचेस्टर सोचते हुए कहता है कि जैसे मैं स्ट्रॉन्गर बना, लू फेंग भी स्ट्रॉन्गर होती जा रहा है। प्रैक्टिशनर फैक्शंस तो सच में हमारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म का सबसे बड़ा खतरा होने वाला है, और ये सभी चीजें वो सभी देख रहे होते हैं। इसी के साथ हमें सांजू को भी दिखाया जाता, मतलब एक एक करके हमें सारे कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता कि कौन कौन बैटल्स को देख रहे। तो अपनी 27 लेवल पे बैठी हुई वो बादशाही, मतलब वही क्वीन अपनी सांजू उन सारी चीज़ों को देख रही होती है, और वो कहती हैं कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। और फिलहाल में वो वहाँ पे महारानी की तरह बैठी हुई होती है, और वो वहाँ पे कहती है कि फ्यूचर में मैं ये सोच रही हूँ कि ये मुझे डर है कि यार हमारा पूरा का पूरा आइस पीक फैक्शंस कंप्लीटली सप्रेस कर दिया जाएगा, क्योंकि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस उन समय में हाफ विंचेस्टर लेवल बीइंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और कंस्टेंटली नए विंचेस्टर्स इमर्ज होते जा रहे हैं। वहीं पे प्रैक्टिशनर फैक्शंस उनकी तो काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड से, तो वहाँ पे एक एक करके लॉर्ड्स आते जाएंगे, और लॉर्ड्स आते जाएंगे तो इमॉर्टल होंगे, उनकी संख्या कभी कम नहीं हो सकती, सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। और वहाँ पे वो अपनी हिनवंडो को भी कंप्लेन कर देते, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बनाती है, और जब वो यूनाइट हो जाती है तो उनकी स्ट्रेंथ और भी काबिल तारीफ हो जाती है। सिर्फ आइस पीक फैक्शन से दोनों फैक्शंस के मुकाबले काफ़ी पीछे हो रही है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी नया इमॉर्टल बंदा आया ही नहीं होता है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑरिजिन से ये पता लगाता कि कैसे लगभग 30 से गेजेस उसके ऊपर फिक्स है, उनको आंखें देख रही हैं। और यहाँ पे लू फेंग अंदर सोचते हुए कहता है कि जो मेरी फाइट कैफ्यूजी से होने वाली है वो तो सच में कुछ एग्जिस्टेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी है। प्रीवियसली जब लू फेंग फाइट करा था तो कभी भी इतने पावरफुल ऑब्जर्वर्स उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, ध्यान भी नहीं दे रहे थे। लेकिन जब लू फेंग फाइनली अपने स्पेस को ब्रेक थ्रू करते हुए 16 लेवल के डीपर हिस्से में जाता है तो वहाँ पे सबकी नजरें वहाँ पे आने लगी थी। अब 16 लेवल के बारे में बताया जाता है कि ये केओस डिस्ट्रक्शन रियलम है, जिसमें काउंटलेस मैसिव डार्क सैंड प्लांट्स मौजूद थी, और ये प्लांट्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, मतलब पूरे के पूरे सरफेस को घेरे हुए होती है। और वहाँ पे सबसे टॉलेस्ट पेड़ पे कोई और नहीं, अपना कैफ्यूजी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ होता है। वो अपने वाइट बैटल आर्मर में था। वाइट बैटल आर्मर के बारे में आपको पहले ही पता है कि कैसे उसे इसी जगह से मिली थी, जो कि उसका सबसे बड़ा ट्रेजर था, जो कि उसके डिफेंसिव में काफ़ी मदद करने वाला था। कैफ्यूजी भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है, और यहाँ पे कैफ्यूजी अपने आवाज़ को गुंजाते हुए कहता है, लॉर्ड लू फेंग चलो आओ और मुझसे फाइट करो। अगर तुमने मुझे एक सेटिस्फाइंग बैटल दे दिया तो अगर तुम हार भी गए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के रियलम इनवॉइस को अरेंज करूँगा ताकि वो तुम्हारे कल्टिवेशन में असिस्ट कर सके। लेकिन अगर यहाँ पे तुम सिंपली काफ़ी कमज़ोर निकले तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब यहाँ पे लू फेंग भी अपने कैफ्यूजी की तरफ घूर कर देखने लगता है, और दोनों की आंखें एक दूसरे में लॉक हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के इंटेंशंस को समझ जाता है। लू फेंग भी वहाँ पे सेंस करते हुए ये महसूस करता है कि कैसे इस बंदे के अंदर सिर्फ बैटल ही भरी हुई है, ये कैफ्यूजी ये बना ही बैटल के लिए है। अब यहाँ पे लू फेंग के हार्ट में जैसे उसकी फैमिली उसके रेस बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे कैफ्यूजी के हार्ट में सिर्फ बैटल ही बिलोंग किया करती है। इसके साथ कैफ्यूजी भी लू फेंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूं कि तुम वुजिन विंचेस्टर की तरह ना निकलो, जो कि सिर्फ मुझे यहाँ पर बांध के छुपो और वहाँ पर उस ऑरिजिन वर्ल्ड को, मतलब यहाँ कोर को रिफाइन कर लो। मुझे यार बहुत ही बुरा लगता है, ये बहुत ही बोरिंग आ जाता है। चलो मुझसे हेड ऑन फाइट करो। अगर तुम यहाँ पे अपने अपर हैंड को ले लोगे तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा केओस डिस्ट्रक्शन रियलम दे दूंगा। तो लू फेंग यहाँ पे हामी भरते हुए कहा था कि चिंता मत करो, मैं तुमसे हेड ऑन फाइट करूंगा। लू फेंग अपने पास वही वर्ड सेवरिंग ब्लेड निकाल लेता है, जिसको देखकर वो यार हंसने लगता है, और वहाँ पे उसकी सारी सोच केओस डिस्ट्रक्शन में फैलना शुरू हो जाते हैं। उसके हाथ मूव करते उसके पास में कोलोसल हैंड आता है,
जो कि इतना बड़ा था कि पूरे आसमान को घेर ले। वो यह एक टावर की तरह ऊंचा होता है, एक माउंटेन रेंज की तरह, और वो वहाँ पे केओस डिस्ट्रक्शन रियलम के फैब्रिक तक को तोड़ने लगता है। वहाँ पे बूम, लू फेंग अपनी कैजुअली ब्लेड को स्विंग करता है, मतलब वो अटैक टेक्निक्स नहीं लगाते, बस एक ऐसे ही स्विंग लगाता है और वो ब्लेड एक आर्क की तरह अपने कैफ्यूजी की तरफ जाने लगता है और वो वहाँ पे केओस डिस्ट्रक्शन रियलम तक को चीर कर आगे जा रहा होता है। और यहाँ पर वो स्ट्राइक परफेक्टली उसके हाथों पे जाकर लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से ब्लड तक निकलना शुरू हो जाती है। जो ब्लड इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे नदियाँ ही बना दिया होता है। नदी वो छोटे मोटे नहीं, बहुत ही भयंकर लेवल के समंदर कह सकते हो, उतने लेवल्स के वो बन चुके होते हैं। अब यार वो टॉलिंग डाउन पोर ऑफ ब्लड वो अपने लू फेंग को निकल जाती ताकि लू फेंग को मारा जा सके, और वहाँ पे उसके बॉडीज को गलाना शुरू करते और वहाँ पे ये सब चीज़ें होने लगती, जिसको देख कर लू फेंग अपनी पावर्स को यूज़ करके उन ब्लड लिक्विड को तोड़ देता है। लू फेंग वैसे ही खड़ा रहता है। अब उसकी बॉडी वहाँ पे सेंटर थी और वहाँ पे उसके चारों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड लाइट्स निकलने लगते, वो सारे डायरेक्शंस में जाने लगते ताकि वो उन ब्लड बैरियर्स को तोड़ सके। और वहाँ पे काउंटलेस ब्लेड्स वहाँ पे जाती और सबको तबाह कर देती है। और वहाँ पे वो हाथ होती वो और भी ज़्यादा इंजर हो जाती है। और वो वहाँ पे अपने कैफ्यूजी भी इन सब चीज़ों को महसूस कर पाता कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और कैफ्यूजी यार अपने लू फेंग से कहता है कि यार ये तो मेरे बॉडी को वाउंड कर पा रहा है। वो कहता है लू फेंग तुम्हारी ब्लेड सच में काफ़ी फॉर्मिडेबल है, खतरनाक है, जो कि मेरे बॉडीज तक को इंजर्ड कर पा रहा है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अभी अपने बैटल आर्मर से नहीं लड़ रहा था और सून उसके ऊपर व्हाइट बैटल आर्मर भी उसके पूरे के पूरे बॉडीज को कवर कर लेती है, उसके हाथों को, उसके सर के, उसके पूरे बॉडीज को इन कवर कर लेती है। सिर्फ उसकी आंखें ही बचती है जो कि उसकी व्हाइट लाइट की तरह चमक रही होती है। और यहाँ पे एक स्विफ्ट मूवमेंट से कैफ्यूजी अपने लू फेंग के नज़दीक आ जाता है ताकि क्लोज कॉम्बैट किया जा सके, और बहुत ही भयंकर तरीके से क्लोज कॉम्बैट होने लगी होती है। और अपने कैफ्यूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फिंगर, मतलब अपने ड्रैगन बॉल देखा होगा तो कैसे अपना बीरस अपने हाथों से वो डिस्ट्रक्शंस की पावर्स निकालता, सेम टू सेम कैफ्यूजी भी अपने उंगलियों से डिस्ट्रक्शंस की पावर्स निकाल के अपने लू फेंग पे अटैक किए जा रहा होता है। और ये डिस्ट्रक्शंस की पावर्स बहुत ही टेरिफाइंग होती है। इसकी पैरेलल मतलब इसकी पावर शार्पनेस कहीं नहीं, किसी से मुकाबला ही नहीं था, और वहाँ पर बहुत ही भयंकर वाली डैमेज दे रहा होता है। हमें ये बताया जाता है कि अगर यहाँ पे कैफ्यूजी की फाइट लॉर्ड जिन, जो कि खुद डिस्ट्रक्शंस हिनवांडाओ को मतलब कंप्रीहेंड किया है, उससे भी फाइट की जाए तो लॉर्ड जिन को भी वो हरा सकता है, उसको भी ओवरवेल्म कर सकता है। कैफ्यूजी की कॉम्बैट टेक्निक अपने हिनवान लेवल डॉग के नियरली रीच हो चुकी है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक लिविंग वेपन की तरह बन चुकी थी, मतलब वो अपने उंगलियों से, पैरों से, मतलब उन सब चीज़ों से भी फाइट कर सकता है, बहुत ही भयंकर तरीके से फाइट कर सकता है। और दोनों के बीच में लगातार क्लैंग क्लैंग क्लैंग, मतलब उनके बीच में टकरार होना शुरू हो जाती है। लू फेंग अपने वॉर्ड सेवरिंग ब्लेड को देखते हुए कहता कि फिलहाल अभी कुछ नहीं किया जा सकता, उन्हीं को यूज़ करते हुए उस पर अटैक करता है। वो अपनी बहुत ही भयंकर वाली पावर्स को यूज़ करे, लेकिन मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि मज़ा नहीं खराब करनी चाहिए। अब लू फेंग अपने सेवरिंग पावर्स को और भी ऊपर ले जाने लगता है, वो वहाँ पे उसको मारना शुरू करता है। यहाँ पे लू फेंग शुरुआत में उसको अपने एंडलेस एनर्जी से ओवरवेल्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लू फेंग फाइट करते करते अपने ब्लेड टेक्निक्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों टकरा रहे होते, लू फेंग उस बैटल से सीख रहा होता है। वहाँ पे लू फेंग इन सबको कर रहा था। यहाँ पे काउंटलेस टाइम लू फेंग वॉर्ड सेवरिंग ब्लेड को कैफ्यूजी की बॉडी से टकरा चुका था, और यहाँ पे हर एक स्ट्राइक व्हाइट बैटल आर्मर से ही लगी होती है, और वो वीकेंड उस आर्मर के द्वारा वीक की जाती है, जिसकी वजह से कैफ्यूजी को घंटा छूटने लगता, क्योंकि वो बैटल आर्मर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी। तो लू फेंग के कैजुअल स्ट्राइक्स उसको नहीं हार्म कर पा रहे होते, जिसकी वजह से लू फेंग भी बेफिक्र उस पर अटैक की जा रहा होता है। अब लू फेंग यहाँ पे फाइट करते करते ये रियलाइज करता है कि अगर कैफ्यूजी की कॉम्बैट टेक्निक से देखी जाए तो मेरी ब्लेड टेक्निक्स अभी काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है, और मेरी जो 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर है वो कुछ ज़्यादा ही क्लमसी है, मैं इसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने फुल पोटेंशियल्स को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे रोक रही है। अब यहाँ पे कैफ्यूजी के बारे में बताया जा रहा है कि कैफ्यूजी इसे आम बंदा मत समझो, ये बहुत पहले से जिंदा रहा है, ये अपने इन्फिनाइट इनर स्पेस के सबसे मोस्ट स्किल कॉम्बैटेंट के रूप में भी जाना जाता है। और लू फेंग यहाँ पे इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आखिरकार उसमें क्या क्या कमियां हैं और इस बंदे को इतना ज़्यादा क्यों सहारा जाता है, मतलब इसके बारे में प्रशंसा की जाती है, जिसके साथ लू फेंग अपनी एनर्जी चैनल करना शुरू करता है। वो वहाँ पे अपने कैफ्यूजी के अटैक्स को रोकता भी और साथ में उसके ऊपर अपने एनर्जी चैनल को लगा के अटैक भी करता, ताकि वो अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स को और
भी सुधार सके। और वहाँ पे कैफ्यूजी भी अपने लूफेंग से फाइट कर रहा था। सरफेस में हमें पता चलता कि दोनों इवनली मैच थे, मतलब ना कोई जीत रहा था ना कोई हार रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कैफ्यूजी के द्वारा, जो कि इस चीज़ को देखकर हंसने लगता है। और यहाँ पर वो जोर जोर से हंसने लगा था, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो बैटल के लिए पागल हो चुका होता है। और वहाँ पे ये सभी कन्फ्रंटेशन होने लगते हैं और यहाँ पे चारों तरफ केओटिक मचे हुए थे और चारों तरफ धमाके हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर समझ लो ये बैटल वन साइडेड हो जाता है और यहाँ पे लूफेंग अगर कैफ्यूजी को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर देता तो कैफ्यूजी को थोड़ा सा इंसाइट मिल सकता था, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से जब तक आप फाइट नहीं करते तब तक आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसका बैटल का मजा खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसलिए मजा आ रहा था क्योंकि दोनों इक्वली फाइट कर रहे होते और बैटल का मजा बढ़ते जा रहा होता है और यहाँ पे दोनों इवनली मैच होते हैं। वैसे ही पावर्स उन सब के टेस्ट होने लगते हैं और बहुत ही भयंकर तरीके से फाइट होने लगती है, जिसमें कैफ्यूजी को बहुत ज़्यादा मजा आने लगता है। जिसके साथ वहाँ पे कैफ्यूजी हंसते हुए कहता कि चलो अब यहाँ पे हम लोग जीते या हारे, लूफेंग मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा केओस डिस्ट्रक्शन रोलम गिफ्ट में दे दूंगा और आज के बाद तुम मेरे फ्रेंड हुए। अब यहाँ पे ये देखकर कैफ्यूजी भी ये कहता कि ब्रदर लूफेंग चलो एक प्रॉपर बैटल करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया है ऐसे अच्छी बैटल किए हुए। जिसके साथ लूफेंग भी उस बैटल से इंसाइट्स को गेन कर रहा था, तो वो भी कहता कैफ्यूजी आज के बाद तुम भी मेरे एक फ्रेंड हो गए। अब यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और हिनवान ब्लेड लूफेंग अपने यूज़ कर रहा होता है और कैफ्यूजी अपने बैटल टेक्निक्स में कुछ ज़्यादा ही महारत हासिल कर चुका होता है। दोनों बैटल कर रहे होते हैं और दोनों यहाँ पर इनसाइट्स को लेते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूफेंग को फायदा हो रहा था, क्योंकि वो बार बार अपने हिनवान ब्लेड डॉग को रिफाइन कर रहा होता है और दोनों के बीच में भयंकर वाली फाइट होने लगती है और दोनों अपनी कॉम्बैट पावर्स को ऐसे ही बढ़ाने लगते हैं। बुम 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 1 2 3 4 5 ऐसे ही फाइट्स होने लगती है। यहाँ पे लगातार फाइट हो रही होती, कोई रुकने को तैयार ही नहीं होता। जहाँ भी लड़ाई हो रही थी वहाँ पे जंगल तबाह हो जा रहे थे, पूरे का पूरा तबाह, पूरा मतलब वहाँ कह सकते हैं स्पेस ही क्रैक होने लगा था और दोनों बैटल में चूर चूर हो चुके थे। जिसके साथ हमें कैफ्यूजी को दिखाया जाता जो कि कुछ ज़्यादा ही खुश होता और कहता है एक्सलेंट। और यहाँ पे वो देखता है कि कैसे उसके ओपोनेंट मतलब लूफेंग की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और शुरुआत में वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही खुश था कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि लूफेंग की पावर्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई और उस पर प्रेशर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण कैफ्यूजी को भी अपने पोटेंशियल्स को बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ओकेजनली वो भी अपने हाईएस्ट लेवल पावर्स को बिल्ड करता था, जिसकी वजह से उसने मिराकुलसली अपने टेक्निक्स को भी क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाते हैं तो हर बार कोई ना कोई बंदा एक हाईएस्ट लेवल पावर्स को मास्टर करता और एक न्यू टेक्निक को भी बना देता। कैफ्यूजी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उससे भी कई टेक्निक्स उससे सुधर रहे होते हैं और रिपीटेडली ऐसे बैटल हो रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो खुश था, क्योंकि ऐसे काउंटलेस ईयर बाद लूफेंग जैसा उसको वर्दी ओपोनेंट मिला होता है। उसे पहले बिलीव था कि लॉर्ड जिन जो है ना बंदा, वो उसकी काबिलियत का है, वो उससे फाइट कर सकता, क्योंकि लॉर्ड जिन ने भी अपने हिनवान डिस्ट्रक्शन डॉग को कॉम्प्लीमेंट कर रखा था, उसके लिए एक सुटेबल राइवलरी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड जिन के बारे में एक बहुत ही बुरी चीज़ बताई जाती है कि लॉर्ड जिन यहाँ पे वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, उसे सिर्फ जीत चाहिए होता है। इसी वजह से लॉर्ड जिन ने एक बार क्या किया था कि कैफ्यूजी अपोनेंट से फाइट कर रहा था, तब लॉर्ड जिन आके उसको घायल देखकर उसको हरा दिया था और वो जीत गया था, जिसकी वजह से सब लोग मानने लगे कि हाँ ये बंदा पावरफुल। लेकिन असल में ऐसा नहीं, सब लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते थे। और कैफ्यूजी भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है कि यार कोई मुझे पीछे से कैसे अटैक कर सकता है। वो ये चाहता था कि अगर कोई मुझे अटैक करे तो यार मुझे हेड ऑन हेड कॉम्बैट के लिए चैलेंज दे, तभी तो मैं उससे फाइट कर सकता हूँ, चाहे विक्ट्री हो या फिर डिफीट। अपना कैफ्यूजी उसके बारे में थोड़ा सा भी केयर नहीं करता, उसे सिर्फ मैटर करता तो सिर्फ बैटल ही। अगर यहाँ पे वो हारेगा भी तो वो हंसते हुए उसको अपना लेगा, लेकिन उसे वो अंडर हैंड टेक्टिक्स एम्ब्यूसेस स्कीमिंग काफ़ी ज़्यादा नापसंद थे। उसकी आंखों में यार अपना लॉर्ड जिन एक इमॉर्टल बंदा था, तो इसमें हारने और जीतने की क्या बात है, जबकि वो सिंपली एक बैटल कर सकते हैं जहाँ पे तो मरने वाले हैं नहीं। जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि बैटल कंटिन्यू रहती है और लगभग ये बैटल एक इपोस तक चलती, मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से एक इपोस तक ये कंटिन्यूअसली बैटल चलने लगी होती है। और यहाँ पर ये बैटल इतने टाइम से एक ऑर्डिनरी क्लास नहीं बन चुकी थी, बल्कि ये एक लूफेंग और कैफ्यूजी के म्यूचुअल कल्टिवेशंस के सिलसिला बन चुकी होती है। दोनों अपने गेम्स को बढ़ाने लगे होते हैं और दोनों अपने बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुके होते हैं। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस में अब लूफेंग अपने कैफ्यूजी को ओवरवेल्म करना शुरू कर चुका होता है। और इस चीज़ को देखकर तो यार अपने
अपना सर्पेंट हिनवांचेस्टर्स और बीफेंग हिनवांचेस्टर्स भी हैरान हो जाता, क्योंकि अब लूफेंग की जो स्ट्रेंथ इतना बैटल करने के बाद थी वो उन दोनों को राइवल कर सकती थी। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंशिएंट बीइंग्स थे वो भी बढ़ना शुरू हो गए थे। ये सारे बीइंग्स के पास अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से ये बैटल्स को मिनिमम एफर्ट से मॉनिटर कर सकते थे। इसकी वजह से वो इस बैटल्स को देखना शुरू करते ताकि वो लूफेंग और कैफ्यूजी के स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा डाटा गैदर कर सके, जिसके साथ वहाँ पे हमें फाइनली कैफ्यूजी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है, ब्रदर लूफेंग, अब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने आप को होल्ड ऑन करने की कोई कोशिश नहीं। चलो अपने फुल पावर्स को अनलीज करो और मुझे तुम्हारे ट्रू एक्सपीरियंस, ट्रू स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करने दो। अब यहाँ पे कैफ्यूजी की जो कॉम्पैक्ट पावर्स है वो अनपैरेलल होती है। यहाँ पे अगर उनके डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से देखा जाए तो उसने डायरेक्टली ये सेंस कर लिया इतनी बैटल करने के बाद कि लूफेंग अपने अभी भी पोटेंशियल्स को सप्रेस किए हुए, मतलब वो फुल तरीके से फाइट नहीं कर रहा, वो भी होल्ड बैक कर रहा होता है। अब लूफेंग सुनता है कि कैफ्यूजी उसे कह रहा कि अपना पूरा दो, तो लूफेंग कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छे, और मैं इस बैटल को चलो अपने न्यू कॉम्प्रिहेंडेड किलिंग टेक्निक से एंड करता हूँ। अब यार लूफेंग को भी पता था कि कैफ्यूजी इमॉर्टल है, तो यार वो उससे अच्छे से फाइट कर सकता है और वो अपने सबसे खतरनाक टेक्निक को रिलीज भी करेगा, तो कुछ नहीं होगा। जिसके साथ लूफेंग अपने कैफ्यूजी के लिए एक जेन्युइन सा रिस्पेक्ट भी शो करता है। उसे यार काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने इस बैटल से बहुत कुछ सीखा होता है और उसने अपने हिनवान ब्लेड डाउ को भी अच्छे से रिफाइन कर रखा होता है। जिसके साथ कैफ्यूजी भी कहता है कि ठीक है आ जाओ, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके साथ लूफेंग अपने ब्लेड को निकालता है, उसी के साथ अपने ब्लेड से वो फर्स्ट ब्लेड अटैक करता है जो कि एक ब्लेड स्ट्राइक होती है कि हेवी स्लैश की तरह, जो कि यार सभी को क्रश कर देने वाली थी। एक सिंगल स्ट्राइक सारे एंशिएंट बीइंग जो दिख रहे थे उन सबको कपकपा देने वाली थी। मतलब लूफेंग बस अपने एक पहले टेक्निक को, मतलब टेक्निक यूज़ करता है लेकिन पहले स्लैश को यूज़ करता है, तो वो स्लैश इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो एंशिएंट बीइंग्स तक देख रहे थे वो भी, उनकी भी रूह कांप जाती है। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि लूफेंग अपने 1/10 एनर्जी रिजर्व्स को यूज़ कर रहा था और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि जब लूफेंग अपने एनर्जी रिजर्व के साथ कोई अटैक करेगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगी अगर लूफेंग अपने नॉर्मल अटैक से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि लूफेंग की एनर्जी रिजर्व कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। जिसके कारण यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग अपने 1/10 एनर्जी रिजर्व्स को यूज़ करके उस पर अटैक करता है और जैसे ही वो एनर्जी अपने कैफ्यूजी की बॉडी से स्ट्राइक करती, लूफेंग ऑलरेडी अपने दूसरे स्ट्राइक को भी यूज कर चुका था। और दूसरी ब्लेड होती है वो एक ब्लेड स्ट्राइक होती है जो कि काफ़ी चमकदार होती है और ये यहाँ पे यूनिवर्स के रेडिएंट लाइट को मेटेरियलाइज करके उस पर अटैक कर रही होती है। और यहाँ पे लूफेंग ने जिस तरीके से अपने ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ किया था वैसे ही ये भी होता है, लेकिन ये पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट होता है और कुछ ज़्यादा ही एसेंस ऑफ लाइट को लाइफ को इन्फ्यूज़ किए होता है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स काफ़ी बढ़ चुकी थी और इसमें सेवरिंग पावर भी होती है। अब यहाँ पे उसके ऊपर लगातार 2 अटैक्स आ चुके थे और इस बार लूफेंग तीसरा अटैक भी करता है जो कि स्ट्राइक एक ओवरवेलमिंग फोर्स की जैसा होता है। मतलब ये एक ऐसा अटैक होता है जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। और लूफेंग ने 3 अटैक्स किए थे, तीनों के अंदर 1/10 एनर्जी उसमें लगी हुई थी। मतलब लूफेंग अपनी इस 3 स्ट्राइक्स में ही 30% एनर्जी को यूज़ कर चुका, लेकिन खैर यहाँ पे लूफेंग 30% को भी बड़ी आराम से हील कर दिया क्योंकि उसकी रैपिड स्पीडिंग हीलिंग बहुत ही खतरनाक हो चुकी होती है। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें चल रही थी और यहाँ पे कैफ्यूजी भी अपने फुल पावर्स को अनलीज करता है क्योंकि यहाँ पे वो अपने लूफेंग के ट्रस्ट को भी जीतना चाहता था कि देखो हाँ मैंने इतना पावरफुल है। और वहाँ पे फाइनली वो तीनों टेक्निक्स अपने कैफ्यूजी के ऊपर टकराती और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या कैफ्यूजी उन तीनों अटैक्स को ब्लॉक कर पाएगा या फिर नहीं, और देखते हैं ये भी है कि लूफेंग अपने टेक्निक से उसे कितना ज़्यादा मात दे पाए, कितना घायल कर पाए। और देखते हैं ये भी कि आगे का लूफेंग की या भैम कह सकते हो कि लूफेंग की ये टेक्निक देखकर कितनों की फट जाती है और लूफेंग का कितना रैंक मिलता है। मैं तो ये देखने वाला हूँ कि सांजू की क्या रिएक्शंस होने वाले, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है तो उसका भी तो कुछ चलता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।